कभी सोचा है कि कुछ लेख या किताबें पढ़ना इतना आसान क्यों लगता है, जैसे शब्द अपने आप बहते चले जा रहे हों? ये कोई जादू नहीं बल्कि डिजाइन का कमाल है। आज हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं। टेक्स्ट के पीछे की उस अदृश्य वास्तुकला की जो उसे साफ, पढ़ने लायक और असरदार बनाती है। तो चलिए शुरू करते हैं अपना सफर। हम सबसे पहले बड़ी पिक्चर को देखेंगे, यानी पूरे डॉक्यूमेंट का स्ट्रक्चर, और फिर धीरे धीरे जूम इन करते हुए एक एक अक्षर की बनावट तक पहुंचेंगे। तो इस पूरी अदृश्य वास्तुकला का आखिर मकसद क्या है? ये हमें एक बहुत ही बुनियादी लेकिन जरूरी सवाल पर ले आता है। हाँ, ये एक बड़ा सवाल है और इसका जवाब सच कहूं तो काफी हैरान करने वाला है। पढ़ने का जो ये आसान सा अनुभव होता है ना, वो कोई इत्तेफाक नहीं होता। इसके पीछे असल में एक बहुत ही सोची समझी, एक बहुत ही गहरी, कई लेयर्स वाली डिजाइन छिपी होती है। तो चलिए सबसे पहले बड़ी पिक्चर से शुरू करते हैं, यानी मैक्रो लेवल से। हम देखेंगे कि पढ़ने वाले को रास्ता दिखाने के लिए पूरे के पूरे दस्तावेजों का ढांचा कैसे तैयार किया जाता है। सोचिए, किसी भी दस्तावेज की हेडिंग्स उसके रोड मैप की तरह होती हैं। वो हमें बताती हैं कि कौन सी जानकारी कहाँ मिलेगी। और जो एकेडमिक राइटिंग होती है, जैसे कि एपीएस स्टाइल, उसमें तो इस रोड मैप को बनाने के लिए बहुत ही सटीक नियम होते हैं ताकि कोई भी पढ़ने वाला भटके नहीं। अब जरा इस पर नजर डालिए। ये है एपीएस स्टाइल के 5 लेवल। हर लेवल का डिजाइन अलग है ना? इससे दिमाग को फौरन पता चल जाता है कि कौन सा आइडिया मेन है और कौन सा उसके अंडर आता है। ये एक पिरामिड की तरह काम करता है, जो मुश्किल से मुश्किल जानकारी को भी समझने में आसान बना देता है। तो ये कुछ बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं जो हर अच्छी हेडिंग में होनी चाहिए, फिर चाहे वो कोई एकेडमिक पेपर हो या फिर कोई बिजनेस रिपोर्ट। इन सब का लक्ष्य एक ही है, पढ़ने वाले के लिए चीजों को सरल और एक जैसा बनाना। ठीक है, तो हमने पूरे डॉक्यूमेंट का ढांचा तो देख लिया। अब जरा एक लेवल और अंदर चलते हैं और देखते हैं कि इन बड़े हिस्सों के अंदर जानकारी को कैसे ऑर्गेनाइज किया जाता है। लिस्ट्स ये हमारे दिमाग के लिए एक शॉर्टकट की तरह काम करती हैं। लंबे लंबे पैराग्राफ पढ़ने की बजाय ये जानकारी को छोटे छोटे, आसानी से पचने वाले टुकड़ों में तोड़ देती हैं। इससे ध्यान तुरंत जरूरी बातों पर चला जाता है, चाहे वो किसी प्रोसेस के स्टेप्स हों या कुछ जरूरी सुझाव। अच्छा, अभी तक तो हम पेज पर टेक्स्ट को अरेंज करने की बात कर रहे थे, पर अब हम और भी गहराई में उतरेंगे, सीधे शब्दों की अपनी बनावट पर। मतलब कि फॉन्ट अपने आप में एक स्ट्रक्चर कैसे बनाता है। तो सवाल ये उठता है कि क्या सच में अक्षरों के शेप से भी कोई फर्क पड़ता है? क्या उनकी बनावट पढ़ने में आसानी या मुश्किल पैदा कर सकती है? ये सवाल हमें टाइप डिजाइन की दुनिया की एक बहुत ही बुनियादी बहस की ओर ले जाता है। यहाँ देवनागरी अखबारों में इस्तेमाल होने वाली 2 मेन स्टाइल्स को देखते हैं। एक है मॉड्यूलेटेड, जिसमें लाइनों की मोटाई बदलती रहती है, और दूसरा है मोनोलीनियर, जिसमें सारी लाइनें एक जैसी मोटी होती हैं। देखिए, दोनों ही स्टाइल के अपने अपने फायदे हैं। एक तरफ जो मॉड्यूलेटेड फॉन्ट है, उसकी मोटी पतली रेखाएं हमारी आंखों को एक फ्लो देती हैं, जिससे पढ़ने में एक लय बनती है। वहीं दूसरी तरफ मोनोलीनियर फॉन्ट अपनी एक जैसी मोटाई की वजह से छोटे साइज में या डिजिटल स्क्रीन पर ज्यादा साफ दिखते हैं। और पता है, ये जो मॉड्यूलेटेड फॉन्ट्स का चलन है, ये कोई नया नहीं है। इसकी जड़ें बहुत गहरी हैं, पुराने जमाने की पांडुलिपियों तक जाती हैं, जिन्हें हाथ से लिखा जाता था। तो ये दिखाता है कि कैसे हमारी सांस्कृतिक विरासत आज के डिजाइन को भी प्रभावित करती है। और अब हम जूम इन करने वाले हैं सबसे बारीक, सबसे माइक्रो लेवल पर। यहाँ हम देवनागरी जैसी भारतीय लिपियों की बनावट की हैरान कर देने वाली जटिल दुनिया को समझेंगे। इस कॉन्सेप्ट को समझना बहुत जरूरी है। लिगेचर, इसको ऐसे समझिए कि जब 2 अक्षर एक दूसरे के इतने पास आते हैं कि वो जुड़कर एक नया ही रूप बना लेते हैं। और भारतीय लिपियों में ये सिर्फ डिजाइन के लिए नहीं, बल्कि सही सही लिखने के लिए जरूरी है। और यही चीज इन्हें टाइप करना इतना मुश्किल बनाती है। देवनागरी की अपनी एक वर्टिकल आर्किटेक्चर है। देखिए कैसे अक्षरों को शिरोरेखा यानी ऊपर वाली लाइन से लटकाया जाता है, और मात्राएं ऊपर, नीचे, आगे, पीछे हर जगह लगती हैं। जरा सोचिए, कंप्यूटर के लिए हर चीज को सही जगह पर फिट करना कितना मुश्किल काम होगा। यार, एक और बहुत ही मजेदार बात है, देवनागरी में कुछ रूट अक्षर होते हैं और बाकी के ज्यादातर अक्षर उन्हीं में छोटे मोटे बदलाव करके बना लिए जाते हैं। ये एक मॉड्यूलर सिस्टम जैसा है, जहां कुछ ही बेसिक शेप से पूरी की पूरी वर्णमाला तैयार हो जाती है। तो सवाल यह है कि इन सारे पेचीदा नियमों को डिजिटल दुनिया में लागू कैसे किया जाता है? इसके लिए यूनिकोड और ओपन टाइप जैसी टेक्नोलॉजीज काम करती हैं। ये समझ लीजिए कि ये पर्दे के पीछे के वो स्मार्ट प्रोग्राम हैं जो पक्का करते हैं कि हर अक्षर और मात्रा अपनी सही जगह पर दिखे। तो चलिए अब वापस जूम आउट करते हैं और इन सारी लेयर्स को जोड़कर देखते हैं कि आखिर ये सब इतना जरूरी क्यों है। तो हमने क्या देखा? मैक्रो लेवल पर हेडिंग्स हमें रास्ता दिखाती हैं, मेजो लेवल पर लिस्ट्स मुश्किल जानकारी को आसान बनाती हैं, और माइक्रो लेवल पर फॉन्ट्स वो सिर्फ पढ़ने में मदद नहीं करते, बल्कि हमारी सांस्कृतिक पहचान को भी सहेजते हैं। ये सारी परतें मिलकर एक सहज अनुभव बनाती हैं।
और कमाल की बात यह है कि इतनी मेहनत, इतनी गहरी डिजाइन का असली मकसद अदृश्य हो जाना है। जैसा कि यशोदीप घुलब कहते हैं, एक टेक्स्ट फेस को नोटिस नहीं किया जाना चाहिए। हम लेख पढ़ते हैं और टाइप फेस पृष्ठभूमि में गायब हो जाता है। और ये सिर्फ थ्योरी नहीं है। जरा सोचिए, भारत जैसे देश में जहां 19,500 से भी ज्यादा बोलियां हैं, वहां इस स्ट्रक्चर को सही तरीके से लागू करना कितना जरूरी होगा, शिक्षा के लिए, सरकार के काम के लिए और मीडिया के लिए। तो इस पूरी पड़ताल को हम एक सवाल के साथ खत्म करते हैं। अगली बार जब कोई कुछ पढ़ेगा तो क्या उसे सिर्फ काले अक्षर दिखेंगे या उन अक्षरों के पीछे छिपी पूरी की पूरी वास्तुकला भी नजर आएगी?